हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, हम लोग पिछली क्लास में बच्चों पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 13 में बोर्स और सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। बोर्स सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल, यू नो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज बोर्स एक्सटेंशन। यस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर अलग बात ये थी बच्चों कि फाइन स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए बोर साहब ने इलिप्टिकल पाथ्स की चर्चा की थी। मुझे उम्मीद है आपको पता होगा ये सारी चीज़ें। इन्होंने फाइन स्पेक्ट्रम को समझाया, इलिप्टिकल पाथ की बात की बच्चों। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ा। ये बच्चों हाइपोथेसिस है, डोंट फॉरगेट टू से हाइपोथेसिस है ये। डी ब्रॉगली साहब के पहले जो चीज़ें हो रही थी बड़ा ही उत्सुकता से भरा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सारी चीज़ें हैं। अगर आप इनको कनेक्ट करते हो तो मैंने कोशिश किया था आपको समझाने का कि यार टाइम लाइन पे देखो तो कोई भी कह रहा है पार्टिकल है, कोई कह रहा है वेव है, कोई कह रहा है पार्टिकल, कोई कह रहा है किसको, लाइट को। तो इन्होंने डी ब्रॉगली साहब ने कहा कि लाइट ही क्यों, बाकी सारी चीज़ें भी ऐसी होंगी। और उन्हीं दिनों बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कहीं न कहीं से इनको प्रेरित कर रहे थे कहने के लिए कि आप ड्यूअल के लिए सोचिए जिसमें दोनों कैरेक्टर हो। बट इसको वे साहब वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, उसको प्रूफ एक्सपेरिमेंटली नहीं कर पा रहे थे। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ओके बच्चों, बाद में डेविसन जर्मर साहब का एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बताऊं कि ये एक्सपेरिमेंट रियली वंडरफुल है। जो बच्चे अभी न पिछली क्लास ना अटेंड किए हों या ना देखे हों, मैं ये लाइफ टाइम अचीवमेंट टाइप का चीज़ है दोस्तों। इसको आप देखिए और सोचिए कैसे डेविसन जर्मर साहब ने काम किया होगा। ये दो अमेरिकन फिजिक्स के विद्वान हैं। इनको डेविसन साहब को इसलिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया बच्चों। इन्होंने जो ये हाइपोथेसिस दिया उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया और इट वाज रियली वेरी अमेजिंग। अगर आप साइंस के विद्यार्थी तो आपको मज़ा तो आना ही चाहिए और आ रहा होगा। तो इन्होंने बच्चों निकल क्लोराइड का क्रिस्टल लिया था, उसके ऊपर टंगस्टन फिलामेंट लिया। टंगस्टन उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन गन जानते क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गन एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो कि टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, है ना। और ऊपर से उन्होंने टंगस्टन फिलामेंट को एक्साइट कर रखा है बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस दे करके। तो वो पूरा फिनोमिना वहाँ से और फिर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलेरेट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। मैंने बड़ी तरीके से आप लोगों के लिए GIF वीडियोज़ वगैरह लेके आया था ताकि आपको समझ में आए। तो लेम्डा थ्योरेटिकल निकाला इन्होंने डी ब्रॉगली साहब के इक्वेशन से, जो क्या है बच्चों, लेम्डा इज इक्वल टू h/p। और एक्सपेरिमेंटल इन्होंने निकाला बच्चों वो एक्सपेरिमेंट से जो मैंने आपको डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। जिन लोगों ने नहीं देखा उसको ज़रूर देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ये दोनों वैल्यू सेम पाई गई। तो एक तरीके से डेविसन जर्मर साहब ने वेरीफाई किया था, कहा था, सर्टिफाई किया था कि हाँ भाई तुम सही कर रहे हो, कोई बात नहीं है। और अगर इस टाइमलाइन को देखा जाए बच्चों, डेविसन जर्मर साहब ने 1924 से लेकर 1927 1924 से 1927 तक एक्सपेरिमेंट किया। ये 1924 में अपने PhD के थेसिस में ये हाइपोथेसिस दिए थे। अब देखिए कैसे है, इन्होंने 1924 में दिया अपने PhD के थेसिस में, और ये साहब उसके बाद 1924 से 27 तक एक्सपेरिमेंट किए। कितना माथा पच्ची, हम लोग 1 घंटे नहीं दे पाते हैं, ये लोग कितने दिन तक उसमें लगे रहते हैं यार। और फिर इनको नोबेल पुरस्कार मिला डी ब्रॉगली साहब को और बाद में डेविसन साहब को भी। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की बच्चों। अब इन सारी बातों के ऊपर ये चेक करने के लिए कि आपको सारी चीज़ें पता हैं और आपको पिछले चीज़ें याद हैं, या चलिए चेक कर लेते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जस्ट ट्राई बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग है कि यू शुड डू इट वंस मोर। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है बच्चों, एसोसिएटेड विद एक फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू दी हुई है। तो अगर वो एक मेटल के ऊपर स्ट्राइक करे जिसका थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट है, राइट, तो आपको बताना है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, इनमें कौन सा रिलेशनशिप सही है। ओके बच्चों, दैट्स वेरी गुड।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को मतलब एटलीस्ट याद तो है ही, दैट्स वेरी नाइस, और आपने किया भी होगा। और मैं क्या किया था बच्चों कि न्यू है तो वो एच न्यू एनर्जी दिया और एच न्यू नॉट जो है खर्च हो गया, यस नो, तो ये इसकी कैनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और हमने पढ़ा था बच्चों कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाई अंडर रूट 2m k, याद है आपको 2m k इज द कैनेटिक एनर्जी। और इसको यहाँ रखेंगे तो अंडर रूट में आएगा तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर हाफ, सो आंसर विल बी डी। आप यहाँ रख के देखिए ये क्या आ रहा है, एच बाई अंडर रूट 2m k कैनेटिक एनर्जी। ये कहाँ से आया, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बच्चों पढ़ाया हुआ है, यस। k इज इक्वल टू ये देखो एच न्यू माइनस न्यू नॉट, सो बच्चों फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट इट इज न्यू, ये अंडर रूट में मतलब पावर हाफ, सो आंसर इज डी। ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ, एक मैं बोर्स मॉडल, यू नो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट बोर्स मॉडल इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम वेयर यू नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, पूछे जाते रहे, सो यूज टू आस्क। सो द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ टू, यू नो हियर यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इस पर थोड़ा ध्यान देना आप लोग। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो रेशियो है वो ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज फाउंड टू बी अबाउट 9, सो द स्पेक्ट्रल सीरीज आर, इनमें से कौन सा स्पेक्ट्रल सीरीज होगा? आप सभी लोग आंसर करो। ये इस जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ कराता हूँ बच्चों, चाहे पहले वाला था चाहे ये है, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, राइट। और आपके पास होंगे, आप अगर बुक खरीदे होंगे तो होंगे, या इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। सो आप जल्दी से ट्राई करिए इसको, मुझे विश्वास है आप लोग आंसर कर दोगे, बोर्स एटॉमिक मॉडल से है। सो लेट्स सी कैसे किया आप लोगों ने, हम इस बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं बच्चों। तो कह रहा है कि सपोज दो वेवलेंस हैं लेमडा 1 एंड लेमडा 2, शॉर्टेस्ट वेवलेंस, शॉर्टेस्ट कब होगा बच्चों, जब एनर्जी ज़्यादा होगी। शॉर्टेस्ट कब होगा, जब एनर्जी ज़्यादा होगी। और यू नो एनर्जी मैक्सिमम कब होती है बच्चों, जब कोई इनफाइनाइट से कहीं पर गिरता है, ये एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा। बोलिए यस नो। अगर मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर लाइमन की बात करता हूँ तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू तो 1 है बच्चों, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ n2, n2 शुड बी इक्वल टू इनफाइनाइट, यस नो, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस आपको पता है ना कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। तो वेवलेंथ सबसे छोटा तभी होगा जब एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। एनर्जी ज़्यादा तभी होगी जब कोई इनफाइनाइट से वहाँ पे गिर रहा हो जहाँ की बात की जा रही हो। जैसे लाइमन केस में 1 पे गिरेगा, बामर केस में 2 पे गिरेगा, पास्चन केस में 3 पे गिरेगा, एंड सो ऑन। तो ये बेसिक बात तो आप लोग समझ गए बच्चों। दो के हम वेवलेंथ देखते हैं, लेमडा हमको पता है बच्चों, वी नो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एनर्जी। हमने क्या पढ़ा बच्चों, फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर्मूला है 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। You can either say that it's a Rydberg formula or you can also say that it's a Bohr's formula. बोर साहब ने भी इसको वेरीफाई किया था, ठीक है। नाउ अब बच्चों यहाँ पे हम जेड की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड कितना हो जाएगा 1, और जब जेड 1 हो गया तो आर जेड स्क्वायर आर हो जाएगा। सो बच्चों और n2 कहाँ से गिर रहा है, हमेशा इनफाइनाइट से गिर रहा है। कहाँ से गिर रहा है, इनफाइनाइट से। सो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर 1 बाई है ना n1 स्क्वायर, ये इनफाइनाइट को कितना हो जाएगा बच्चों 0। सो अगर यहाँ से देखा जाए तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर बाई एन स्क्वायर n1 स्क्वायर हो जा रहा है, यस नो, आर बाई n1 स्क्वायर। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू n1 स्क्वायर। बोलिए यस नो। Wavelength is proportional to n1 square for shortest wavelength. Why it is so? Because in case of shortest wavelength, n2 tends to infinite. So 1 by n2 square will be equal to 0. So lambda is proportional to n1 square. Is that clear बच्चों? Yes? आपको क्लियर हो गया ये? Now, so हमको दिया है बच्चों कि लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यू दिया है। लेमडा 1 बाई लेमडा 2 मीन्स क्या हो गया, n1 स्क्वायर ऑफ 2 है ना, 2 के n1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। मतलब n1 स्क्वायर, या ऐसे कर दो n1 स्क्वायर बाई n2 स्क्वायर। बट ये n2 वो नहीं है, मतलब ये दो अलग अलग सीरीज वाला n2 है, राइट, वो n2 नहीं है, ओके।
अगर इसकी वैल्यू बच्चों 9 कह रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि n1 इज इक्वल टू 1 हो और n2 इज इक्वल टू 3 हो। मतलब एक केस में वो कहीं से, एक केस में वो कहीं से एक केस में वो कहीं से 1 पे गिर रहा हो। 1 पे गिरता है तो पहला सीरीज मिल जाए, कौन सा? लाइमन, बार्मर, फिर पाश्चन। दूसरे में वो कहीं से पाश्चन पे गिर रहा हो। बोले यस नो? कहीं से 1 पे गिरे, कहीं से मतलब यहाँ इन्फानाइट से 1 पे गिरे तो लाइमन, इन्फानाइट से 3 पे गिरे तो पाश्चन। और ये 1-3 का ही रेशियो बच्चों, क्योंकि स्क्वायर। अच्छा बात समझ गए आप? तो लाइमन और पाश्चन, तो आंसर इज ए। नाउ एक बात और, ये अबाउट 9 क्यों बोला गया है? हमें साइंस पढ़ रहे हैं तो वी शुड जस्ट थिंक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस वन। व्हाई इट इज इट्स ए वेरी 1/3 स्क्वायर, तो इट शुड बी एग्जैक्टली 9। ये अबाउट 9 इसलिए बोला जा रहा है बच्चों, इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा सोमरफेल्ड मॉडल को। वो कहते हैं एक ही सीरीज में छोटी छोटी बहुत सारी वेवलेंस होती हैं। ओके, तो व्हेन वी विल यूज हाई रिजोल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, देन हम आसपास की वेवलेंथ को भी नोटिस कर सकते हैं। यस नो? जिनकी वैल्यू बहुत करीब करीब होगी, तो या तो एग्जैक्टली 9 होगी या 9 के आसपास भी हो सकती हैं। यस, क्योंकि n की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए छोटी छोटी वेवलेंस बहुत सारी होती हैं, मतलब बहुत क्लोज वेवलेंस जिनमें डिफरेंस बहुत कम होता है। यस, आपको समझ में आ गया बच्चों? हैं, मैंने भी इसको समझाने में क्या बोला कि दो तीन बातें बताई। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी और लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा, n1 स्क्वायर कर लो। अब 2 का रेशियो 9 है तो एक में n1 की वैल्यू 1 और दूसरे में n1 की वैल्यू 3 हो गई। बोले यस नो? और ये हो गया लाइमन और पाश्चन के लिए। यहाँ अबाउट इसलिए बोला गया बच्चों, अबाउट इसलिए बोला गया क्योंकि एक ही वेवलेंथ में फाइन वेवलेंस बहुत सारे होते हैं पास पास में, अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड ऑब्जर्वेशन। यस बच्चों, चलिए नाउ आज का कंटेंट बच्चों देखते हैं हम लोग। एनालिसिस ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली, क्योंकि साइंस का मतलब होता है कि आप उसको समझिए, महसूस करिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप फिर साइंस को मिस कर रहे हैं और फिर आपके लिए समझना पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन्वॉल्व हो गए, अभी क्या कह रहा है कि लेमडा, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है बच्चों? लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी, पी मतलब mv, लीनियर मोमेंटम। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। लेमडा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब बच्चों ऐसा ही, इसको इस बात को समझाने के लिए NCERT में 2-3 सवाल दिए हुए हैं, अलग अलग मास के लिए वेवलेंथ निकाला है ताकि आप उसको महसूस कर सको। NCERT बहुत खूबसूरती से लिखा गया है, बट बच्चे क्या करते हैं ना, मुझे इतना ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं करना है यार, समझना है, तो इसलिए वो महसूस नहीं कर पाते। कई बार वो समझाया गया बच्चों कि ये जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाएगा, वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाएगा फॉर आई शुड से हियर फॉर मासिव बॉडीज, फॉर मासिव जिनका मास ज़्यादा है, या बोलो मैक्रोस्कोपिक जो बड़ी बॉडी है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज है ना, कोई भी चीज़ हो उसकी वेवलेंथ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, इतना स्मॉल कि वो हम नोटिस नहीं कर सकते हैं, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतनी छोटी वैल्यू आती है। ओके, और जब वेवलेंथ स्मॉल होगा बच्चों, फ्रिक्वेंसी वेरी हाई, उसकी फ्रिक्वेंसी अगेन, ये दोनों हम नोटिस नहीं कर सकते। हम क्या बोलेंगे? अननोटिसेबल, वी कुड नॉट नोटिस, अननोटिसेबल। अब ये अननोटिसेबल वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्या मतलब है इसका? बच्चों हमारे देखने का, बोलने का, सुनने की लिमिटेशन है। इट्स नॉट लिमिटलेस, इट्स नॉट बाउंड्रीलेस, यू नो। जैसे अब पंखा है ना, पंखा चलता है, पंखा और तेज और तेज और तेज और तेज कर दो ना तो आपको हमेशा आर पार दिखाई पड़ेगा, पंखे के ब्लेड दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्या ब्लेड नहीं है? क्या है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज वो जिस इंस्टेंट के लिए आ रहा है, जिस टाइम इंटरवल के आ रहा है, हमारी आंखें उसको नोटिस नहीं कर पा रही। तो बच्चों वैसे ही जिनका मास ज़्यादा होगा उन बॉडीज़ का वेवलेंथ इतना कम होता है फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ कि वो वेवलेंथ हमारे लिए नॉट सिग्निफिकेंट, वी कैन नॉट नोटिस। ओके, वेवलेंथ बहुत स्मॉल हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी। सो यू कैन से, आप ऐसा कह सकते हो कि अब ये देखो, ये डी ब्रोगली साहब क्या कहते हैं? डुअल बिहेवियर, बहुत ध्यान समझना, डुअल बिहेवियर।
दुनिया की सारी चीज़ों में दोनों गुण होते हैं, दोनों मतलब वेव कैरेक्टर भी और पार्टिकल कैरेक्टर भी। तो भाई मुझे आप या आपको मैं वेव कहाँ मेरे अंदर जो वेव है, वाइब्रेशन है, फ्रिक्वेंसी दिखाई पड़ रही है क्या आपको? वो है या तो नहीं है, नहीं है तो फिर डी ब्रॉगली साहब गलत हैं, और अगर है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? हम तो आपको पार्टिकल दिखाई पड़ रहा है, मेरा एक पर्टिकुलर पोजीशन दिखाई पड़ रहा है। वाई इट इज सो? यस, यू शुड आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स, यू शुड डिस्कस। यू नो वाई? बिकॉज आप कैलकुलेट करके देखो कि आपका मान लो वेलोसिटी मैं कर दूं 10 मीटर पर सेकेंड, अगर ऐसी वेलोसिटी कर दूं और आपका मैं मास ले लेता हूं 50 kg, सो आपकी वेवलेंथ कितनी होगी आप जरा कैलकुलेट करके देखो बच्चों। सो लेमडा इज इक्वल टू h/mv। मैं कह रहा हूँ ये वैल्यू इतनी छोटी होगी कि वो हम नोटिस नहीं कर सकते। h मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड बाई mv, 50 इंटू 10 500। ओके, तो ये 500, तो बच्चों ये 500 ये 10⁻⁻36 हो जाएगा। ये 1 पॉइंट कितना आ जाएगा वैल्यू? 1 पॉइंट, ये वैल्यू देखिए कितना आता है बच्चों, लेट्स सी इट। अगर इसको डिवाइड करते ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो 10⁻36 हो जाएगा, 10⁻36 मीटर हो जाएगा, इनटू इट इज 1.32 समथिंग इंटू 10⁻36 मीटर। प्लीज फोकस ऑन दिस वन एंड जस्ट रियलाइज इट। 10⁻36 मीटर मतलब 1 मीटर को आप 10⁻36 से भाग दो और सोचो कि आप कैन यू विजुलाइज इट। तो आप अगर 50 किलो के होगे तो आपके, और आप 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हो, तो आपका जो वेवलेंथ होगा इतना छोटा होगा। सो बच्चों हम कहते हैं जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं, जैसे ये जिसका मास मिलीग्राम में भी हुआ तो, जिसका मास मिलीग्राम में भी हुआ तो वो भी मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए वेवलेंथ इतना कम होगा कि नोटिस नहीं हो पाता। सो यू नो ड्यूअल बिहेवियर कैन बी नोटिसेबल। सो यू नो हम कह सकते हैं कि ड्यूअल बिहेवियर इज नोटिसेबल और यू कैन से इज सिग्निफिकेंट, या तो नोटिसेबल बोलो या सिग्निफिकेंट बोलो, फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। जो बॉडीज बहुत छोटी हैं, जिनका मास बहुत कम है। नाउ टू बी वेरी क्लियर वी शुड नो व्हाट आई मीन बाय माइक्रोस्कोपिक बॉडी। हम किस बॉडी को माइक्रोस्कोपिक कहते हैं? हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, या हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियन वगैरह की, या हम एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हम फोटोन की बात करते हैं। ये सब बच्चों माइक्रोस्कोपिक बॉडी हैं और इनका वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल होगा, सिग्निफिकेंट होगा, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। सो पहला एनालिसिस तो ये है कि जो मैक्रोस्कोपिक बड़ी बॉडी हैं उनमें इनका वेवलेंथ बहुत कम है, वहाँ इसका कोई बहुत मतलब नहीं है, वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। नाउ अब देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये सब चीज़ें ना आपको झोंक देना चाहिए, मतलब भले ही कंटेंट कम या ज़्यादा हो, बट आप अंदर घुस जाओ। देखो ये बहुत बड़ा वो है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग फ्रिक्वेंसी पास आदमी की थोड़ी मतलब वेवलेंथ देखो, इसका वेवलेंथ बहुत छोटा, इसका वेवलेंथ बड़ा हुआ, और देखो ये कीड़े मकोड़े थोड़ा मास हल्का हुआ, इसका वेवलेंथ और बड़ा हुआ, इतना बड़ा वेवलेंथ आ गया है ना। ये देखो उससे हल्की कोई चीज़ आ गई तो वेवलेंथ और बड़ी हो गई। तो जैसे चीज़ों को हम ये देखो माइक्रो मतलब वो हैं जिनके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, अमीबा वगैरह, तो उसका और बड़ा हो गया। जैसे जैसे हम लोग मास घटाते जा रहे हैं, यू कैन जस्ट नोटिस इट। आप इसको देखिए, एंजॉय करिए। बिल्डिंग की वेवलेंथ बहुत कम, वेवलेंथ बढ़ रही है क्योंकि इधर मास क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है। इधर मास डिक्रीजेज सो वेवलेंथ इंक्रीजेज, तो इधर की वेवलेंथ हमारे लिए नोटिसेबल नहीं है। मज़ा आया? ठीक है बच्चों, लेट्स सी नाउ चेक योर कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ बॉल। ये मैं क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया हूँ कि आपको मैं रियलाइज कराना चाहता हूँ। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने कराया था। और इसका और कंपेयर द वैल्यूज ऑफ एबव वेवलेंथ, इन दोनों के वेवलेंस को निकालिए। सपोज इट इज λ1
एंड दिस वन लेमडा 2, और इन दोनों की वेवलेंथ को कंपेयर करिए। यहाँ देखो 100 ग्राम का एक बॉल लिया गया है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया गया है। जस्ट डू इट। तो मैं यहाँ खुद ही ट्राई करता हूँ बच्चों। वेवलेंथ लेमडा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ बच्चों मास इज 0.1 एंड वेलोसिटी इज 10, तो 10 इंटू 0.1 इज 1, सो इट विल बी इक्वल टू h। h मीन्स 6.626 इंटू 10 की पावर -34 मीटर। तो 100 ग्राम का जो बॉल है जिसकी वेलोसिटी बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड, यू कैन सी उसका वेवलेंथ कितना कम है यार। ये कितना कम है बोलना होता है ताकि तुम इसको नोटिस करो। Now let's calculate the wavelength of, we know the formula lambda is equal to h/√2mk, 2mk. Okay, now see how we will calculate it. h/2mk 6.626 into 10 की power -34 by 2 mass of electron 9.1 into 10 की power -31 kg. And k is given, k is equal to 3 into 10 की पावर -25 मीटर पर जूल, सॉरी। तो नाउ लेट्स सॉल्व इट। यहाँ से हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं बच्चों, सॉल्व करिए तो बड़ा मज़ा आएगा। लेट्स जस्ट डू इट। देखो मुझे वैल्यू नहीं सॉल्व करना है। देखो 10 की पावर -31 है ये, और 10 की पावर -25 है ये। दोनों जोड़ दो, 5 और 1 6, और 3 और 2 5, 10 की पावर -56। तो ब्रैकेट से बाहर और अंडर रूट से बाहर निकालो, 2 से भाग दो, 2 3 6, अरे क्या हुआ, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 8 16, 28 है ना बच्चों। 10 की पावर मतलब ये जो अगर इसको हटाओगे तो इट विल बी ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -28। Rather than exactly solving this, I am just trying to find the order in which wavelength will be. तो 10 की पावर -31, 10 की पावर -25 इज इक्वल टू -56। अंडर रूट में तो 2 से भाग दोगे तो -28, ऊपर जाएगा हो जाएगा 10 की पावर +28। तो ये 10 की पावर +28 और -34 कितना आया, 10 की पावर -6। अब देखो इतना मीटर, इसका जो बॉल है 100 ग्राम का, उसका वेवलेंथ कितना आ रहा है, 10 की पावर -34 मीटर, और ये आ रहा है 10 की पावर -6 मीटर। इन दोनों में अंतर देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा कि हम लोग सोच नहीं सकते। मतलब जब मैं किसी को बोलता हूँ कि एक आदमी है ना वो 1000 गुलाब जामुन खा गया, तो हैं ऐसे कैसे हो जाएगा। जो हैं बोला ना उससे ज़्यादा खतरनाक ये डेटा है। लेकिन ये आपको अगर झकझोर नहीं रहा है, एक्साइट नहीं कर रहा है, दैट्स ओनली रीजन इज दैट यू आर नॉट फीलिंग इट। आप इसको महसूस नहीं कर रहे हो। इन दोनों के वेवलेंथ में बहुत ज़्यादा अंतर है, और ये 100 ग्राम का है। इट इज़ नोन एज मैक्रोस्कोपिक बॉडी। इसका वेवलेंथ मीनिंगलेस है, इसका वेवलेंथ नोटिसेबल नहीं है। तो इस केस में डी ब्रोगली वेवलेंथ का कोई बहुत मतलब निकलता नहीं है। ओके, नाउ वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हमने एक तो डेविसन एंड जर्मर साहब का एक्सपेरिमेंट देखा ही बच्चों, डेविसन एंड जर्मर साहब का, जिन्होंने वेरीफाई किया था डी ब्रोगली साहब के हाइपोथेसिस को। इसके अलावा कुछ और बातें हैं। अगर कोई भाई पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, उसका हमको मास पता है भाई 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। कैसे पता है, फिर भूल गए आप। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से E/m की वैल्यू निकली, और उसका चार्ज निकला था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इन दोनों को यूज किया हमने, तो हमें उसका क्या निकल गया, मास। किसका बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया, मतलब इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेवियर दिखाने लग जाए, वो डिफ्रैक्शन करे, इंटरफेरेंस करे, तो मतलब उसमें वेव भी है, तो डुअल कैरेक्टर प्रूफ हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग। ये आप देखिए इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, और एक छोटे से होल से निकल के डिफ्रैक्शन हो जा रहा है। ये गुण किसका होता है, वेव का। निकल के आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन बीम निकल रहा है। देखिए, सो ये प्रूफ कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव कैरेक्टर। इट्स ए ब्यूटीफुल थिंग, यू नो। आपको देखो इसमें जो पैटर्न दिख रहा है ना बच्चों, ये जो पैटर्न दिख रहा है ना, ये ये जो इसका छिटकना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यहाँ जो पैटर्न दिख रहा है कि कहीं लाइन दिख रही है, कहीं गायब हो जा रही है, कहीं, वो इंटरफेरेंस है। तो यहाँ डिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ इंटरफेरेंस मिल रहा है। ये दोनों होना वेव का गुण होता है, जो कि इसमें दिख रहा है। कौन दिखा है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन
is a wave as well as particle, so it's verify the dual behavior. मजा आ रहा है आप लोगों को? यस मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। मैं मतलब सोचता हूँ काश मुझे भी ऐसे पढ़ाया गया होता बचपन में। मतलब सुनते थे कि इलेक्ट्रॉन वेव पार्टिकल होता है, नाउ ऐसे देख कर लगता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और इस छोटे से डिफ्रैक्शन हुआ इसका, और देखो यहाँ पे पैटर्न मिल गया। यस कितना इंटरेस्टिंग है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का बच्चों एप्लीकेशन का किया गया, एक बहुत ही खूबसूरत सा एप्लीकेशन है। बहुत ही अच्छा बच्चों एक है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाते हैं हम लोग, और आप सुन के दंग रह जाओगे, मतलब फिर से मतलब अगर शॉक लगा टाइप में है। मतलब हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ना, मोबाइल यूज़ करते हैं तो इसमें अगर ये इसमें लिखता है कितना गुना मैग्नीफाइज किया, नहीं 2 गुना 3 गुना जूम करते हैं, जूम 4 गुना 5 गुना 10 गुना 20 गुना, तो बड़ा खुश हो जाते हैं, अरे यार कितना अच्छा है भाई। पता है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है 15 मिलियन टाइम्स इनलार्ज करता है, जूम करता है, 15 मिलियन टाइम्स जूम करता है। कितना हुआ ये 1.5 करोड़ गुना, किसी को 1.5 करोड़, इतने 15 मिलियन इतना हुआ बच्चों ना, 1.5 करोड़ गुना जूम करता भाई ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके सो ब्यूटीफुल। और ये इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का यूज करके बनाया गया बच्चों। आई थिंक कितना आपको सरप्राइज करना चाहिए ये। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का ये सब जो बता रहा हूँ आपको मैं, आपके एग्जाम्स में सारे ही पूछे जा सकते हैं, राइट। सो यू जस्ट टेक इट फॉर बोथ इंटरेस्ट एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये 15 मिलियन टाइम्स करता है। लेट्स सी द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ें निकली, उसको ऐसे जूम कर रहा है 1.5 करोड़ गुना, 15 मिलियन टाइम्स, ब्यूटीफुल यार। बाय द वे नेक्स्ट बच्चों देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट्स एन वेवलेंथ इन nth ऑर्बिट। अब हम लोग डी ब्रोगली साहब का जो हाइपोथेसिस था और जो इक्वेशन था उसको यूज करके, और बोर साहब का जो इक्वेशन था, हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं बच्चों। चलो बताता हूँ क्या प्रूफ करने वाले हैं। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ भाई। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये किसका ऑर्बिट है बच्चों? बोर साहब का। मान लो ये n = 4 है, तो बोर साहब तो ये कह दिए कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, लेकिन डी ब्रोगली साहब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन में वेव कैरेक्टर है। अब इन दोनों को मिलाओ तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें वेव करेगा, ऐसे वेव करेगा। तो ये क्या कहते हैं बच्चों? लेट्स सी इट। कहते हैं अगर ये इसकी n, देखो कितने वेव हुए, एक वेव हुआ, 2 क्रेस्ट के बीच में एक वेव, दूसरा वेव देखो यहाँ एक वेव इसमें हुआ, दूसरा वेव इसमें हुआ, तीसरा वेव यहाँ पे हुआ, एंड दिस वन इज 4th वेव। तो बच्चों मैं आपको अभी जस्ट प्रूफ करने वाला हूँ कि अगर ये 4th वेव होता है, 4th ऑर्बिट होगा, अगर ये 4th ऑर्बिट होगा तो इसमें 4 वेव कंप्लीट होंगी। इसमें 4 नंबर ऑफ वेव्स will be completed. So no, it's just the combination of de Broglie as well as Bohr's model. बोर साहब कहते हैं इसमें चक्कर मार रहा है, तो ये कह रहे हैं डी ब्रोगली साहब कि अगर ऐसा है तो वो वेव नेचर फॉलो करेगा, तो 4th ऑर्बिट में 4 वेव बनाएगा, 5वें ऑर्बिट में 5 वेव बनाएगा, 17वें ऑर्बिट में 17 वेव बनाएगा, 17 वेव बनाएगा। कैसे? लेट्स सी मैं प्रूफ करता हूँ। समझ में आया आपको? लेट्स बच्चों देखते हैं कैसे होता है। हमें पता है, हमें जैसे मान लो मैं इस पे चल रहा हूँ, जिस डाय पे खड़ा हूँ मैं चल रहा हूँ, इसमें मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में कितना कदम चलूँगा, हाउ मेनी स्टेप्स, कितना स्टेप्स चलूँगा, तो जितनी दूरी है उसको मेरे एक ही स्टेप से भाग दे दोगे। यस नो, दैट्स वेरी इजी। जितना दूरी है उसको मेरे एक ही स्टेप से भाग दे दोगे तो आ जाएगा। सिमिलरली अभी हम पता करने वाले बच्चों, हम निकालने वाले हैं कि फाइंड नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ, या n की जगह मैं कुछ और ले लूँ, मैं इसको मान लो नंबर लिखता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव कंप्लीट करेगा, ओके, एक चक्कर में, इन वन रिवोल्यूशन। तो मान लो ये इसका रेडियस कितना बच्चों r है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, राइट। सो 2πr इसके सरकमफेरेंस का लंबाई हो जाएगा बच्चों, एक वेवलेंथ मतलब लेमडा, है ना। तो इतना एक वेवलेंथ लेमडा हुआ, और ये 2πr उसकी दूरी हुई, तो कितना कंप्लीट करेगा? लेट्स सी
लेट्स सी बच्चों, आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इक्वेशन पता है, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, यहाँ रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच बाई एम वी। ओके, नाउ बच्चों आपको पता है कि एम वी आर आपको बोर्स हाइपोथेसिस से पता है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, बोलिए यस नो, पता है ना आपको, वहाँ रख दीजिए, आएगा 2 पाई बाई एच इंटू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई हो जाएगा। नाउ अगर इनको देखा जाए तो 2 पाई बाई एच कट जाएगा, यहाँ वैल्यू को क्या आएगी n। सो n मतलब वो ये एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये यही तो n आया है। ये n क्या है बच्चों, बोर्स ऑर्बिट, कौन से बोर्स ऑर्बिट में है, यहाँ दोनों का यूज किया गया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एज वेल एज बोर्स हाइपोथेसिस, तो इन दोनों को मिलाया जाए बच्चों तो जिस ऑर्बिट में चक्कर मारता है वो उतने ही वेव्स कंप्लीट करता है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, इसको करते रहिए बच्चों। ये सवाल एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, जेई में, नीट में पूछा गया है, एडवांस से बहुत पहले 90-80 वगैरह में पूछा गया था, तो आप समझ लीजिएगा वो जिसमें आएगा, यू नो, अगर n इज इक्वल टू 5th ऑर्बिट में है तो 5 वेव कंप्लीट करेगा, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ दैट वन। ओके, नाउ चेक योर कॉन्सेप्ट, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, जरा इसको आपको जल्दी सॉल्व करना है बच्चों। अगर nth ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू 1.5 पाई ए नॉट है ना, हाइड्रोजन एटम में, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज दिस वन, देन द वैल्यू ऑफ n बाई जेड इज, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, राइट, तो आपको n बाई जेड की वैल्यू बतानी है। सॉल्व करो इसको, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.5 पाई ए नॉट, देन द वैल्यू ऑफ n बाई जेड इज, आपको सिर्फ डी ब्रोगली और बोर साहब का यूज करना है, दोनों कंबाइन करोगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग कोशिश किए हैं, मुझे पता है आप लोग ट्राई मारे हैं, दैट्स वेरी गुड। और अब मैं आपको बताऊंगा तो आपको सीखने का मन करेगा कि क्या इसमें खास बात थी। आप देखोगे मेरे पास इसमें कोई खास बात नहीं थी, मैंने जो 2 बातें बताई उसी का मैं यूज करने जा रहा हूँ और आपको आंसर मिल जाएगा। सो यू हैव टू ट्राई एवरी टाइम, इफ़ यू हैव ट्राइड देन यू विल लर्न डेफिनेटली। अगर आपने कोशिश किया है तो आप सीखोगे। बच्चों में दिया हुआ है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू 1.5 पाई ए नॉट है, 1.5 पाई ए नॉट से, हाँ, और हमें कह रहा है कि n बाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो द डी ब्रोगली nth बोर ऑर्बिट में, कहाँ पर है बच्चों, ये nth बोर ऑर्बिट में। नाउ वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, है, और p इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एम वी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी। यस, ये देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू होती है h बाई पी मतलब एम वी, और डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको इतना दिया 1.5 पाई ए नॉट दिया हुआ है। हमें यहाँ पर सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को यूज करना है, एक ये और कौन सा बच्चों, बोर्स वाला, राइट। सो यू नो, आप थोड़ा सोचिए क्या करना होगा आपको। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमको दिया हुआ है, आंसर दैट इज 0.75। n बाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, हाइड्रोजन जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आपसे बेसिकली ये n की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। आपको पता है ना कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होता है, बोलिए आपको पता है ना बच्चों, कि nth ऑर्बिट में घूम रहा है। देखिए अब यहाँ से एम वी की वैल्यू वहाँ उठा के हम यहाँ रख देंगे। मैंने आपको पहले बताया यहाँ सिर्फ 2 इक्वेशन को यूज करना है, कौन कौन सा, डी ब्रोगली साहब का और ये नील बोर साहब का, दोनों हाइपोथेसिस यूज करो। लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, देखो हमको भैया ये वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसी वैल्यू को हम इधर से दाएं बाएं करके निकाल लें, इन दोनों को बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा। सवाल में झूठ मूठ का n बाई जेड कह रहा है, कहना चाह रहा है कि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन जेड की वैल्यू 1 है, हमसे सिर्फ n पूछा जा रहा है। सॉल्व करूँ कि कर लोगे आप, करूँ, देखो एम वी इज इक्वल टू क्या हुआ, h बाई एम वी इज इक्वल टू एन एच बाई एम वी इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आर, एच एच देखो कट गया, क्या आ गया ये 2 पाई आर बाई एन, 2 पाई आर बाई एन। नाउ लेट्स, अब ये देखो nth बोर ऑर्बिट में r की वैल्यू क्या होगी, r इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर, बोलो
और यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, ए नॉट, ये हो जाएगा ए नॉट एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए रख दीजिए, सो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, और देखो एम वी वहाँ से ले आया मैंने 2 पाई बाई एन, और आर कितना बच्चों, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ये एन कट गया, क्या आ गया ये 2 पाई ए नॉट एन, ये किसकी वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू है। समझ में आया आप लोगों को, नहीं आया? मैंने सिर्फ 2 काम किया यार, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी और एम वी आर इज इक्वल टू एच बाई 2 पाई, एक 3 ये भी कर सकते हो, आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड लिखते हैं ना, जेड यहाँ कितना होगा 1, हाइड्रोजन है ना बच्चों, यहाँ आर नॉट की वैल्यू कितनी है ए नॉट, फिर से ए नॉट एन स्क्वायर, समझ गए आप। तो h बाई एम वी की वैल्यू यहाँ से एन एच बाई 2 पाई आर रख दिया, एन एच बाई 2 पाई आर की वैल्यू आर नॉट एन स्क्वायर रख दिया, ये पूरा कट कटा के इतना आ गया। अब इसको और इसको कंपैरिजन कर लो, मामला खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लिया जाए, कर लो भाई, कर लो। देखो तो क्या हुआ बच्चों, ये देखो ये पाई कट गया, ए नॉट कट गया, आया 1.5 इज इक्वल टू 2n। 1.5 क्या होता है 3/2 ना, तो n इज इक्वल टू 3/4 एंड 3/4 इज इक्वल टू 0.75, आंसर इज 0.75। समझ में आया आपको, मज़ा आया? ओके इसमें सिर्फ हमने 2 बातें यूज किया है, एक हमने लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी यूज किया है, दूसरा हमने एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई यूज किया है, और तीसरा कह सकते ये यूज किया आर इज इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर, आर इज इक्वल टू आर नॉट की जगह मैं यहाँ ए नॉट लिखता हूँ, ए नॉट एन स्क्वायर, बिकॉज ये कह रहा है ए नॉट का वैल्यू हमको दिया हुआ है। इन तीनों को यूज करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर घुस रहे थे, मैक्स प्लैंक साहब ने 1901 में क्वांटम मैकेनिक्स के विषय में बताया, वो भी डर के बताया, मतलब बोल रहे थे और डर रहे थे कि बात मामला क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब लोग काम करते गए तो उनका डर खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस आता गया कि यार बात सही है ये, और एक से एक विद्वान उसको सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम मैं लिखूँ अल्बर्ट आइंस्टीन साहब का है, श्रोडिंगर साहब का है, जिनके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, नील बोर साहब सपोर्ट कर रहे थे। अब उसी में एक वर्नर हाइजेनबर्ग साहब हैं, ये जर्मनी के रहने वाले बच्चों, इनके ज़रा टाइम देखो, ये 1901 से 1976 बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, है ना, ये जर्मनी के थे। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हिटलर ने इन साहब को अपने देश में एटॉमिक बम बनाने का डायरेक्टर बनाया था कि आप हमारे यहाँ एटम बम बनाओ ताकि दुनिया पर अटैक कर सकें, और ये साहब कोशिश भी किए थे। ओके, सो वर्नर हाइजेनबर्ग हालांकि कर नहीं पाए थे, तो वर्नर हाइजेनबर्ग साहब जो हैं एक प्रिंसिपल दिए, उसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में दिए थे, 1927 में, और 1932 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ओके, हाइजेनबर्ग साहब जो है अपना कुछ समय बिताए थे मैक्स बोर्न और नील बोर के साथ, ये 2 फिजिक्स के महान विद्वान थे अपने टाइम के, तो इनके साथ वो 1 साल तकरीबन रहे थे, इनके साथ 3 साल रहे थे, और इन्होंने कुछ ऐसे ही एटॉमिक फिजिक्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, उन लोगों से बातें की थी, उनका एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया था ऑब्वियसली, और वहाँ से लेके ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आए। अनसर्टेनिटी मतलब क्या? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती बच्चों ना जो उल्टा मूव करती हैं, उन दोनों को बांधना मुश्किल होता है। आप लोग भी इनसे परिचित होंगे। आज टाइम कम है तो आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट कम्प्लीटली, अदरवाइज बेईमानी हो जाएगा इसके साथ कि मैं जल्दी से ख़त्म कर दिया, मज़ा नहीं आएगा। और अब आपको पता है ना मैं ख़त्म करना नहीं चाहता। थोड़ी आपको आइडिया देता हूँ। जब हम बच्चों से कहते हैं कि तुमको खूब खुश रहना चाहिए, इतना खुश रहोगे, बहुत, मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझा रहा हूँ आपको, बहुत गौर समझना है आप बहुत गौर समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ। जब हम बच्चों से कहते हैं खूब खुश रहना चाहिए, आप जो काम करो बहुत डूब के करो, मज़ा आना चाहिए आपको। जब मज़ा आएगा तो आपका जो पूरा दिमाग है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, इस हार्डवेयर मशीन हो गया, सॉफ्टवेयर दिमाग में जो काम कर रहा है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, दोनों बड़ा प्रभावशाली तरीके से काम करेगा, और आप कम समय में ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे, ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। और हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी पेश करते हैं। बट
एट द सेम टाइम कहते हैं कि बच्चे थोड़ा बहुत सारी बातें कहते हैं, सिंसियर बनो, टाइम लॉस ना करो, ये करो वो करो, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो। तो बड़ा अजीब है ना कि अगर हम बहुत सिंसियर हैं तो सीरियसनेस अपने आप आने लग जाती है। कहते ना ना ना, सीरियस नहीं होना है, खुश रहना है। अब खुश हैं तो कई बदमाशियाँ आने लग जाती हैं। इट्स ए नेचुरल, लुक्स लाइक वेरी नेचुरल कि बहुत खुश हैं तो मन करता चलो मम्मी से बात कर लें, दोस्त को कुछ चिढ़ा दें, कुछ फ़ोन कर दें, कुछ कर दें, व्हाट्सएवर। सो ये दोनों चीज़ें होती हैं। अब कहते नहीं इन दोनों को बैलेंस करो कि आप खुश रह के सिंसियर रहो। तो हाइजेनबर्ग साहब ये दोनों बड़ा ही ये ऐसे कॉम्बिनेशन लग रहा है कि लग रहा है दोनों एक साथ संभव नहीं होगा। जैसे कहते हैं कि आईआईटी या मेडिकल में टॉप करना है, बार बार मत सोचो, सोचोगे तो प्रेशर आएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, सोचोगे तो वो सोचोगे पढ़ाई नहीं सोच पाओगे, करे वो भूल जाओ, लक्ष्य को भूल जाओ, फोकस करो कर्म के ऊपर। यार ये दोनों कर्म करने की प्रेरणा वहीं से मिलती है। तो बड़ा ही है, बड़ा डिटेल में जाओगे तो है सब चीज़ें, आध्यात्मिक रूप से लोग समझाते हैं। मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है, मैंने गीता बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बट स्टिल द पॉइंट इज़ दैट कि दोनों बड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप का है। कुछ ऐसे ही आप समझ लो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। ये कहते हैं जो कुछ ऐसे कंजुगेट पेयर्स हैं, जैसे फोकस ऑन गोल एज वेल एज फोकस ऑन और कर्मा, क्या दोनों एक साथ नहीं पॉसिबल है। तो हम लोगों को लक्ष्य पे फोकस, हम लोगों को लक्ष्य पाने से ही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना है। कहते हैं सिंसियर हो बट सीरियस ना हो, सिंसियर होते ही सीरियसनेस आने लग जाती है। तो कुछ ऐसे कंजुगेट पेयर से बच्चों जो दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। एक को जो हम लोग करीब करते हैं दूसरा अपने आप दूर हो जाता है, और एक को हम लोग जब दूसरे को करीब करते हैं पहला दूर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता। हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि दो ऐसे पेयर्स हैं, दो ऐसे पेयर्स हैं जिनको आप बहुत करीब नहीं कर सकते। आप उसको एक्यूरेट करने जाओगे तो एक को दूसरा उतना ही ज़्यादा एरर उसमें आ जाएगा। पहले को निश्चित करोगे दूसरा उतना ही अनिश्चित हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, इसके ये क्वांटम मैकेनिक्स की यहाँ शुरुआत है बच्चों। और क्वांटम मैकेनिक्स अब आगे पढ़ोगे आप, बोर साहब का मॉडल जो फेल हुआ था उसमें सबसे बड़ा कोई चीज़ था, ये था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि आप एक साथ किसी भी चीज़ की पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ये बात सुनने में भी बड़ी अजीब लगेगी। मैं आपको अगले 1-2 लेक्चर में बताऊंगा क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या अंतर है, तो आपको बड़ा अंदर से आप झकझोर जाओगे, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको। तो हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि आप एक साथ साइमल्टेनियसली यू कैंट मेजर certainly with 100% certainty the position as well as velocity, you can't, आप नहीं कर सकते। हाँ, कहते हैं आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, आप बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो, आप उसमें एक्सपर्ट, तो आपसे एरर कम होगा। आप करने नहीं आता, यू आर आप नए हो, नाइव हो, तो यू विल कॉज मोर अनसर्टेनिटी। बट अनसर्टेनिटी कभी जीरो नहीं होगी, अनसर्टेनिटी की मिनिमम वैल्यू कुछ होगी। तो ये कहते हैं हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं बच्चों कि डेल्टा एक्स क्या है, मेजरमेंट इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मैं आपको थोड़ा समझा लेता हूँ। जैसे बच्चों मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूँ उससे थोड़े दूर पे मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे अंदर डुअल बिहेवियर है, राइट। तो मेरी पोजीशन को आप सर्टेनली नहीं निकाल सकते। हाँ, अब मैं चूँकि बड़ा हूँ तो कैलकुलेट किए थे ना कि वो अनसर्टेनिटी थोड़ा कम होगी, बहुत कम होगी, तो मैं आपको एक जगह साफ साफ दिखाई पड़ रहा हूँ। तो अनसर्टेनिटी वो थोड़ा सा ऐसे ही कोरिलेट कर सकते हो आप। जैसे मैं किसी चीज़ की पोजीशन को बताऊं कि x इज इक्वल टू, किसी का पोजीशन कोई कहाँ पर है बताऊं कि x इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 90 सेंटीमीटर्स में या तो 0.02 कम होगा या तो 0.02 ज़्यादा होगा। यस, ये एग्जैक्ट 90 नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये जो कहेंगे इसमें अनसर्टेनिटी कितना हुआ। जैसे मैं कोई आपको सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं
किसी का पोजीशन नापूं, मेरे को इट इज़ 100 मीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर। तो 100 मीटर प्लस 2 सेंटीमीटर होगा या 100 मीटर माइनस 2 सेंटीमीटर होगा। जैसे किसी का मास बताऊं मैं कि उसका मास 100 किलोग्राम है, कहीं एग्जैक्ट कहीं 1 किलो ज़्यादा या कम, मतलब या तो 99 किलोग्राम हो सकता हो वो, मतलब 99 से लेके 101 के बीच में कहीं भी हो सकता है। सो देयर इज अ अनसर्टेनिटी ओवर 2 kg मास। सो सिमिलरली बच्चों यहाँ अनसर्टेनिटी कितना हुआ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज फॉर 4 सेंटीमीटर। कोई कैसे इसको जीरो कर दीजिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अगर कोई कहता है कि संभव है तो ये समझ लेना उसको साइंस का ज्ञान नहीं है। अगर कहता है कि मैं एक्यूरेटली कर लूँगा, मैं एक्यूरेटली पोजीशन में सब निकाल लूँगा, तो इसका मतलब उसको पता ही नहीं है, वो एकदम बेवकूफ़, उसको कम पढ़ा लिखा आदमी है। एटलीस्ट क्वांटम मैकेनिक्स का एटलीस्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो ये हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अब तो इसका मतलब आप समझ गए होगे ना कि जो इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अभी बात क्यों शुरू होती है, मैं थोड़ा पीछे कहानी सुना के आज छोड़ देता हूँ आपको। अब कहानी यहाँ शुरू होती है बच्चों कि जब किसी में पार्टिकल और वेव बिहेवियर दोनों है, जब किसी में पार्टिकल और वेव बिहेवियर दोनों है तो डिलीट हो गया। किसी में अगर पार्टिकल और वेव बिहेवियर दोनों है बच्चों, तो दोनों हम लोग एक साथ देख क्यों नहीं पाते हैं? वाई वी कैंट ऑब्जर्व दिस टू साइमल्टेनियसली। तो हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं जब आप पार्टिकल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, इसको करीब पहुंचते हैं, तो आप इससे उतना ही दूर चले जाते हैं। आप जब इसको सर्टेन करते हैं, सर्टेन तो हो नहीं सकता 100%, इसकी अनसर्टेनिटी कम करते हैं, इसकी अनिश्चितता कम करते हैं, तो इसकी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। सिमिलरली तो ये हमें दिखाई नहीं पड़ेगा, जब हम इसको देखते हैं तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा, जब इसको देखते हैं तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा, दोनों एक साथ कभी दिखाई ही नहीं पड़ सकते। अब सोचो अगर ये बात लोगों को पहले पता रही होती, न्यूटन साहब ने बोला लाइट जो है कोपासेल पार्टिकल है, हैं? मैक्सवेल साहब कहते हैं वेव है। अगर इन लोग पता था कि इसमें दोनों ही है, हम एक को देख रहे हैं दूसरा क्या हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। यस, दूसरे को देख रहे हैं पहला गायब हो जा रहा है। इट्स कॉल्ड अनसर्टेनिटी। तो इसीलिए हमको दोनों एक साथ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो बच्चों कि अब जैसे इसमें लीनियर मोमेंटम है या मास है, ये सब पार्टिकल बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। लीनियर मोमेंटम, मास, वेवलेंथ है बच्चों, और पोजीशन है, पोजीशन, ये सभी उसके वेव बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ओके, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मतलब उसके वेव बिहेवियर को लेके आ रहा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम उसके पार्टिकल बिहेवियर को बता रहा है। ये दोनों एक साथ सर्टेन नहीं हो सकते। वी कुड नॉट, तो कहते हैं अगर हम बहुत अच्छा काम करेंगे तो अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कम होगी। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू कम से कम h/4 पाई होगी, कम से कम, या फिर इससे ज़्यादा होगी, मोर देन और इक्वल टू दिस वन। अगर हम बहुत अच्छा काम करें तो h/4 पाई करेंगे। ठीक है, मैं आपको ये छोड़ देता हूँ कि आप इसको खूब पढ़ो, सुनो। मैं इसे बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आपसे। मेरे पास कुछ स्लाइड्स भी हैं, GIF पिक्स वीडियोज़ हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्विज़ करा देता हूँ, क्विज़। रेडी हो जाओ भाई, सब लोग फटाफट रेडी हो जाओ। आपको अगली क्लास के लिए बहुत मूड बना के आना। आपको बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ मैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मज़ा आ जाएगा, झूम जाओगे आप लोग। लेट्स सी बच्चों, आज के लिए क्विज लो। सबको आंसर करना है 30 सेकेंड्स के अंदर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 रिवोल्यूशन ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट। बोर साहब के थर्ड ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे? ये सवाल IIT एडवांस में पूछा गया था। लड्डू लग रहा होगा ना, लड्डू इसलिए लग रहा है कि आपको सब पता चल चुका है, नहीं तो ये लोगों की हालत भी ख़राब कर लेता है कई बार। अभी लड्डू लगना भी चाहिए आपको बताना है कि थर्ड बोर ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट होंगे। वॉच 3 है ना बच्चों, जिसमें चक्कर मारेगा उतना ही नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीट करता है। यस नो? सो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, आपको वीडियोज़ वगैरह क्लिक करते हो मज़ा आया हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वो हम लोगों को इंस्पायर करता है।
लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट अपना जरूर दीजिए कि व्हाट डू यू फील अबाउट दिस क्लास। ओके, ये हम सभी लोगों का मनोबल को बढ़ाता है। वेरी नाइस बच्चों, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।